तो आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं साइंस क्लास 10th चैप्टर 2 का ये पार्ट 2 होने वाला है। इस पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में उसके बारे में जितने भी इंट्रोडक्शन था, केमिकल रिएक्शंस, उसकी अभिक्रियाएं हमने पढ़ी थी। इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं उसके कुछ उत्पाद, आम्ल, क्षार और लवण से जो कुछ उत्पाद है, महत्वपूर्ण उत्पाद, और पीएच से क्या हम पे असर पड़ता है और पीएच का क्या क्या रोल होता है हमारे जीवन में, और जो लवण हैं, जो NaHCl है, उससे क्या क्या उत्पाद बनते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब हमने पीएच के बारे में पढ़ा था कि जो अम्ल है, अम्ल का पीएच 0 से 7 के बीच होता है। 7 पीएच उदासीन का होता है और उससे अधिक 14 तक क्षारक का होता है। तो अब जो अम्ल है या जो अलग अलग पीएच जो है हमारे आम जीवन में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, पौधे और पशु का जो पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, जैसे हमारा शरीर, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का आ जाता है कि हमारा शरीर जो है वो पीएच 7 से 7.8 मतलब हल्का क्षारीय प्रवृत्ति में रहता है। तो 7 से 7.8 पीएच जो है इसके बीच हमारा शरीर कार्य करता है। जो वर्षा का जल है, जो अम्लीय वर्षा जिसे हम कहते हैं, जब बनता है तो उसका पीएच 5.6 से कम, क्योंकि 7 से कम अम्ल होता है तो जो अम्लीय वर्षा का पीएच है वो 5.6 से कम हो जाता है। फिर जो मिट्टी है, मिट्टी का जो पीएच है, अच्छे उपज के लिए पौधों को भी एक विशिष्ट पीएच की परास की आवश्यकता होती है, और यदि किसी स्थान पर मिट्टी का पीएच कम हो या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। तो मिट्टी का पीएच भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखते हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच। जो हमारे पाचन तंत्र है उसका पीएच क्या होता है, आपको पता है हमारे शरीर में जो उदर है, जो हमारा स्टमक है, उसके अंदर एक अम्ल निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। और जब हमारे शरीर में अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न होता है तो अपच हो जाता है, और उसके कारण जो पेट है उसमें दर्द भी होती है, जलन का अनुभव भी होता है। और इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड या प्रति अम्ल जिसे हम कहते हैं, जैसे प्रति अम्ल भी कहा जाता है, एंटासिड भी कहते हैं, जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। और सबसे कॉमन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो इनो वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो मैंने कहा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पार्ट ए में है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, ये बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा या मीठा सोडा जो आपके घरों में होता है, किचन में होता है, मान लो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं है लेकिन मैग्नीशिया ये तो है आपके घरों में, तो जब भी किसी को गैस ज़्यादा हो तो थोड़ा सा पानी में मिला के जब ये पिएगा तो उसके शरीर में भी जो इस तरह का रिएक्शन होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और उससे जो ये है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बना लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और ये लवण NaCl बनता है, और इस उदासीनीकरण अभिक्रिया से गैस कम हो जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड इक्वेशन हमने पार्ट 1 में किया है। उसके बाद है पीएच के परिवर्तन के कारण दंत क्षय। अब आपको कहा जाता है कि आपको दांत जो है वो खाने के बाद साफ़ करना चाहिए, दिन में 2 बार, पूरे दिन में 2 बार आपको साफ़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पीएच का मान 5.5 से कम हो तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, दांतों में आपको पता है दांत का जो इनेमल है, जो हमारे दांतों के ऊपर जो कोटिंग होती है उसे कहते हैं इनेमल, और ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है, और ये सबसे कठोर पदार्थ होता है हमारे शरीर का। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट, बहुत बार आप इसका नाम सुन, कैल्शियम तो है ही, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट, ठीक है, ये आप इसको हाइड्रोक्सी एपिटाइट भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट। बहुत बार आपसे पूछ लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्या होता है, तो वो एक प्रकार का कैल्शियम फॉस्फेट ही होता है। तो जो दांतों का इनेमल है इस कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, और ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है जो, और ये जल में नहीं घुलता। लेकिन मुंह का पीएच जो है वो जब भी 5.5 से कम होता है तो ये जो इनेमल है वो संक्षारित होने लगता है, ख़राब होने लगता है। और ये कम क्यों होता है इसका पीएच? जैसे मान लो आप खाना खाते हो तो जो कुछ कण हैं खाने के वो आपके दांतों में फंसे रह जाते हैं, और आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया है, जब उनको वो
खाता है तो वो कुछ अम्ल रिलीज़ करता है, और उस अम्ल जो के कारण जो है आपके दांतों का जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है मुंह का पीएच, और तब वो दांतों को संचारित करने लगते हैं। इसीलिए हम दांतों को साफ़ करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? टूथपेस्ट का। तो जो दंत मंजन या टूथपेस्ट होते हैं उसकी उस प्रवृत्ति के होते हैं, वो क्षारीय प्रवृत्ति है के होते हैं, और अम्ल की अधिक के मात्रा को उदासीन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है कि मधुमक्खी के डंक में, किसी भी चाहे मधुमक्खी का डंक हो या चींटी का डंक हो, उसमें एक अम्ल होता है जिसके कारण आपको दर्द और जलन का अनुभव होता है। और डंक में अब क्योंकि अम्ल होता है तो उसके असर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रति अम्ल जो बेकिंग सोडा है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आराम मिलेगा। सिमिलरली नेटल का डंक, नेटल एक पौधा होता है, उसके डंक्स में भी मिथेनोइक अम्ल होता है जिसे हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। ध्यान रखना, मिथेनोइक अम्ल का नाम फॉर्मिक अम्ल, बहुत जगह फॉर्मिक अम्ल भी दिया रहता है। तो फॉर्मिक अम्ल और मिथेनोइक अम्ल एक ही चीज़ होता है। मधुमक्खी का डंक हो, चींटी का डंक हो, नेटल पौधे का डंक हो, तीनों में फॉर्मिक अम्ल ही होता है, और इसी के कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। और जब इसके डंक का इलाज वाले स्थान पर, अब यहाँ पे तो आपको मधुमक्खी के से बेकिंग सोडा से कर सकते हैं, लेकिन अब ये नेटल एक पौधा है तो इस पौधे का इलाज, पौधे से अगर पूछा जाए तो एक डॉग पौधा है, उसकी पत्ती रगड़ने से होता है, क्योंकि डॉग पौधे की पत्ती जो है वो कड़वी होती है, और कड़वी की होती है तो उसमें क्या होगा? क्षार होगा, क्योंकि क्षार हमने पढ़ा था कड़वा होता है। तो उसको लगाने से डंक जो है मिथेनोइक अम्ल उदासीन हो जाता है और दर्द का अनुभव कम हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब है लवणों का पीएच। हमने पढ़ा था, ये हमने पहले पढ़ा है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होगा तो उदासीन लवण 7 पीएच होगा, उदाहरण NaCl। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार होगा तो अम्लीय लवण, जो प्रबल होगा वो बनेगा। अम्ल प्रबल है तो अम्लीय लवण पीएच 7 से 16 कम, NH4Cl उदाहरण। और अगर प्रबल क्षार होगा, दुर्बल अम्ल होगा तो क्षारीय लवण, उदाहरण CH3CONA, इसको हम सोडियम एसीटेट कहते हैं। ठीक है। अब साधारण नमक, साधारण नमक क्या होता है आपका? NaCl। साधारण नमक से क्या क्या रसायन बनते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें सबसे पहला है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दूसरा है आपका विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तीसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, और चौथा है धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट .10H2O। तो अगर पहली बात करें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब सोडियम क्लोराइड NaCl का जलीय विलयन, इसे हम लवण जल या बहुत बार ब्राइन भी कह देते हैं, इंग्लिश में इसको ब्राइन कहते हैं, बहुत बार हिंदी में आपसे पूछ लेते हैं ब्राइन का अर्थ क्या है, ब्राइन जल, लवण जल। तो लवण जल होता है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, और जब इससे विद्युत प्रवाहित करते हैं तब यह वियोजित होता है, वियोजन होगा, विघटन होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में क्योंकि ये एक क्षार है और एक क्लोरीन गैस निकलती है, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहा जाता है। अब अगर ध्यान से देखें हम, तो यहाँ से नमक का घोल या ब्राइन जल डाला जाता है, और ये इसमें आपका ब्राइन जल और पानी मिला हुआ है, NaCl और पानी मिला है, जिसमें OH Na जो है NaCl विभक्त हो जाता है Na+ और Cl- में पानी विभक्त हो जाता है H+ और OH- में। अब आपको पता है कैथोड और एनोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज धन आयन, और कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो अब क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो जितने भी पॉजिटिव वाले हैं वो इसकी तरफ जाएंगे, ठीक है, और नेगेटिव वाले इसकी तरफ जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे Na है और OH है तो ये तो दोनों आपस में रिएक्ट करके NaOH बना लेंगे, जो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बचा यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये अगर देखो यहाँ हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है तो किसकी तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है।
तो पॉजिटिव हाइड्रोजन कैथोड की तरफ जमा होगा। तो हाइड्रोजन कहाँ जमा होता है? कैथोड की तरफ। और एनोड की तरफ इसी कारण से क्लोरीन जमा हुआ, क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन जो है आपका नेगेटिव चार्ज वाला है, तो उसकी तरफ जाता है ये। तो ये इधर क्लोरीन गैस बनती है, इधर हाइड्रोजन गैस बनती है कैथोड पे। अब हाइड्रोजन गैस का जो उपयोग है ईंधन के तौर पे करता है, मार्गरीन में उपयोग होता है, खाद के लिए, अमोनिया बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और क्लोरीन गैस जो है वो जल को स्वच्छ रखने के लिए स्विमिंग पूल में इस्तेमाल किया जाता है। पीवीसी पाइप जो बनाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है, कीटाणुनाशक में इस्तेमाल होता है, ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में और कीटनाशकों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड नमक युक्त है इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, अपमार्जक बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए, कृत्रिम रेशा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अभिक्रिया अगर देखें तो सोडियम क्लोराइड और पानी मिलके बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। और एनोड पे कौन सी गैस इकट्ठा होती है? क्लोरीन गैस, क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव, और वो इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आकर्षित होता है। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होती है, ठीक है। और विलयन कौन सा बनता है? कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। और एनोड के पास हम कौन सा देते हैं? नमक का घोल देते हैं। अब अगर उपयोग की बात करें तो हाइड्रोजन ईंधन और मार्गिन में इस्तेमाल होता है, क्लोरीन जल की स्वच्छता, PVC CFC बनाने में, HCl ये इस्पात की सफाई और औषधि में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। NaOH का इस्तेमाल हम धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन और कागज़ बनाने के लिए, और क्लोरीन और प्लस NaOH से विरंजक चूर्ण बनता है, ये ध्यान रखना। क्लोरीन और NaOH से विरंजक चूर्ण घरेलू विरंजन और वस्त्र विरंजन के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगला पदार्थ है आपका विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण CaOHCl2 कब बनता है? जब हम शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी भी जिसे हम कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब जो क्लोरीन इस प्रक्रिया में निकली है उस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तब बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या जिसे हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, विरंजक चूर्ण। और इसका उपयोग सूती और लिनन के विरंजन में, विरंजन मतलब साफ़ करने में, ब्लीच करने में, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती है, उसके जो पेपर टाइप बना के इकट्ठा किया जाता है उसको साफ़ करने में, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक मतलब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी को भी ऑक्सीडाइज करने के लिए इसका, या ऑक्सीकारक के रूप में इसका इस्तेमाल, उपचायक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है पीने वाला जल जो है उसको भी जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन होता है और क्लोरीन आप भी हमने पढ़ा कि रोगाणुनाशक होता है। उसके बाद है आपका बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसे खाने वाला सोडा, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा तीनों कहते हैं। ये कब बनता है? जब हमारा ब्राइन NaHCl H2O, ब्राइन जल के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हमारा बनता है अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा NaHCO3। ये इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में आ जाता है काफ़ी बार। और ये एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है, ठीक है, ये दुर्बल क्षारक है। और असंक्षारक मतलब ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है, इसको अगर आप छू भी लो तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, और खाना संक्षारण नहीं कर पाता, ख़राब नहीं करता है चीज़ों को। तो खाना पकाते समय गर्म करने पर अगर इसको गर्म किया जाए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो सोडियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसीलिए खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा किसी में मिलाते हैं तो देखते होगे ना, जो बेकिंग सोडा अगर हम खाने में मिलाएं और गर्म करते हैं तो वो फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के कारण। और जब बेकिंग पाउडर, इसका सबसे इम्पोर्टेंट इस्तेमाल होता है बेकिंग पाउडर जब बनता है, तो बेकिंग पाउडर में क्या होता है? बेकिंग सोडा और टारटरिक अम्ल। ये ध्यान रखना, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों में फ़र्क होता है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा के साथ एक अम्ल मिला होता है, टारटरिक अम्ल, जो इमली में भी होता है ये अम्ल, ये ध्यान रखना है। तो इस अभिक्रिया से जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव, रोटी या केक में खमीर उठ जाता है और मुलायम या स्पंजी हो जाता है।
तो मुलायम या स्पंजी बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर खस्ता बनाना हो किसी चीज़ को, कुरकुरे बनाना हो, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम बेकिंग सोडा का, ये ध्यान रखना। इसके अलावा बेकिंग सोडा जो है वो एंटासिड का भी एक संघटक है, प्रति अम्ल या एंटासिड जो बनाते हैं उसका भी एक संघटक है। और सोडा अम्ल अग्निशामक, अब आपको पता है ये सोडा है और जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये CO2 गैस निकालता है और जो कि आग बुझाने में भी सहायता करता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। ठीक है, ये अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, देखी थी, जिसमें जलते हुए माचिस को ले गए थे उसके सामने तो वो बुझ गया था। तो इसी अभिक्रिया का इस्तेमाल करके के कारण सोडा अम्ल अग्निशामक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा यौगिक है धोने का सोडा, बहुत इम्पोर्टेंट। धोने का सोडा जब ये होता है सोडियम कार्बोनेट और उसके साथ 10 पानी के अणु भी रहते हैं। ये ध्यान रखना, सोडियम कार्बोनेट का जब पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है, उसके साथ पानी को क्रिस्टल्स ऐड किए जाते हैं, तब वो धोने का सोडा बनता है। और ये एक क्षारीय लवण है। सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 वाटर, सोडियम कार्बोनेट .10H2 क्रिस्टल बन जाते हैं। और ये सोडियम कार्बोनेट कब बनता है, जो अभी हमने पढ़ा, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? कांच, साबुन और कागज़ उद्योगों में होता है, बोरेक्स के उत्पादन में होता है, घरों के साफ सफाई के लिए किया जाता है, अपमार्जक में, सर्फ वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। अब अगला है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये आपका हर बार आता है एग्ज़ाम में, चाहे वो ऑप्शनल क्वेश्चन में MCQ में आएगा या 1 नंबर में, या बाद में जो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड, उसमें इसका क्वेश्चन आता है प्लास्टर दिखा के। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन, ये 2 नंबर या 3 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से करना है। तो अब सबसे पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2। पहले तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो जब हम जिप्सम को 373 डिग्री पर गर्म करते हैं तो जल के अणु उससे निकल जाते हैं और वो बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यह एक सफ़ेद कलर का पाउडर होता है और जिसमें जैसे ही हम जल मिलाते हैं वो जिप्सम बन जाता है और ठोस रूप ग्रहण करता है। इसीलिए अगर देखो, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जब जोड़ता है तो क्या करता है, वो उसमें पानी मिला देता है पाउडर में, और तब वो पानी जैसे उसमें मिलाता है वो पाउडर के फॉर्म में, वो पाउडर जो है वो मिलके जिप्सम बना लेता है, क्योंकि उसमें पानी के अणु आ जाते हैं। और स्थिर रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसके अलावा खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और उपयोगी सतह को चिकना बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब है क्रिस्टलन का जल। ये ध्यान रखना, यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्रिस्टलन का जल क्या होता है? लवण के एक सूत्र इकाई में जब जल के निश्चित अणुओं की संख्या आ जाती है उसे हम क्रिस्टलन का जल या वाटर ऑफ क्रिस्टल्स इंग्लिश में, हिंदी में क्रिस्टलन का जल कहते हैं। इसके 3-4 आपको अभिक्रिया जो याद रखने हैं उदाहरण। पहला है कॉपर सल्फेट .5H2O। तो आपको पता है जो कॉपर सल्फेट हम इस्तेमाल करते हैं जो नीला रंग का होता है, वो नीला क्यों होता है? इसी 5H2O के कारण। अगर आप कॉपर सल्फेट को गर्म करो तो वो सफ़ेद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से पानी निकल जाता है और जैसे दोबारा पानी मिलाओ तो वो नीला बन जाता है। अगर आपने अभिक्रिया की है ना ये वाली, तो ये आपका कॉपर सल्फेट .5H2O, ये इसमें 5 जल के अणु होता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट .10H2O, ये धोने वाले सोडा का फॉर्मूला है, इसमें 10 जल के 10 अणु होते हैं। और CaSO4.2H2O, ये किसका फॉर्मूला है? जिप्सम का ना। तो जिप्सम में 2 अणु होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए POP में कितने होते हैं, तो आधा अणु होता है। तो ये सारे क्रिस्टलीकरण के उदाहरण हैं। और इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, दोनों पार्ट। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अच्छे से कर लेने हैं। और आओ एक बार अब दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं हमने क्या क्या किया।
तो अब अगर रिवाइज करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा अम्ल के भौतिक गुण। तो अम्ल के भौतिक गुणों में हमने पढ़ा कि अम्ल, क्षार और लवण में अम्ल के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। वो स्वाद में खट्टा होता है, नीले को लाल कर देता है, जल में H+ आयन देता है और जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है। क्षार के भौतिक गुण क्या होते हैं, कड़वा होता है स्वाद में, करेले जैसा, लाल को नीला कर देता है, जल के विलयन में OH- आयन देता है और विद्युत का चालन करता है। ये तो इसके भौतिक गुण हो गए। रासायनिक गुण क्या है कि ये अभिक्रिया करके धातु के साथ हाइड्रोजन गैस देता है, ये अम्ल के रासायनिक गुण। और क्षार के रासायनिक गुण ये है, धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है और धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। और क्षार हाइड्रोजन मुक्त करता है धातु के साथ और अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ ये अभिक्रिया नहीं करता। अब अम्ल, क्षार और लवण को हम pH के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। और लवण क्या करता है, दी गई दशाओं में जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण बनता है। pH स्केल में हम H+ आयंस के विलयन में जितनी सांद्रता होती है उससे हमको pH के बारे में पता चलता है। जितनी अधिक, ये हमेशा ध्यान रखना, pH जो है, pH जो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है H+ आयंस के। जितने H+ आयंस अधिक होंगे pH उतना ही कम होगा और जितना H+ आयंस कम होंगे pH उतना ही अधिक होगा। तो ये इस तरह का ग्राफ आता है। अगर आप देखो H+ आयंस की सांद्रता अधिक होगी तो pH कम होगा, इसकी सांद्रता में कमी होगी तो pH बढ़ेगा। अब लवण की अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण लवण है। सबसे पहला है नमक NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये, इसके अलावा लवण से क्या बनता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब सोडियम क्लोराइड को हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और इसके अलावा जो कुछ कंपाउंड हमने पढ़े जैसे विरंजक चूर्ण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्लोरीन का अभिक्रिया करते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर बेकिंग सोडा हमने पढ़ा, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कब बनता है जब सोडियम क्लोराइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इन चारों का अभिक्रिया करते हैं तब ये बनता है हमारा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर अलग होता है, ये भी ध्यान रखना है, जिसमें टार्टरिक एसिड मिला देते हैं। धोवन सोडा या धोने का सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ये कब बनता है जब इसको हम गर्म करते हैं। सोडियम कार्बोनेट जब 10 पानी के अणुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम कार्बोनेट .10H2O, ये धोने वाला सोडा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ये क्या है, जिप्सम को जब गर्म करते हैं, गर्म करने पर CaSO4.12H2O, ये सफ़ेद कलर का पाउडर होता है, प्लस में इसमें 1.5 H2O बाहर आ जाता है। फिर जिप्सम कब बनता है जब POP, ये क्या है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब पानी उसमें ऐड करते हैं तब वो बन जाता है CaSO4.2H2O, ये हो गया हमारा जिप्सम। तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी कंफ्यूज नहीं होना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर में क्योंकि पानी कम होगा तो CaSO4.12H2O हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जिप्सम में 2H2O, दो ही फॉर्मूले हैं, हाफ और 2, तो ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर था और अच्छे से आपका डिस्कस हो गया। तब भी अगर कोई डाउट है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखो, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो चैप्टर तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करो, जितने भी क्लासेस हैं आपके दोस्तों के हिंदी मीडियम के उसको शेयर करो, और अच्छे से नोट्स बना लो ताकि वो आपको काम आए आगे। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोट्स बना के रखते हो तो आने वाले टाइम में जब एग्ज़ाम्स आते हैं, क्योंकि 10th बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो जब एग्ज़ाम्स आएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ काफ़ी वीडियो लंबी हो रही है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और तैयारी करते रहो। ऑल द बेस्ट।